My dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture second maxim of equity. Maxim is equity will not suffer a wrong to be without a remedy. यानी साम्य किसी टाट को, अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। ये मैक्सिम बेस्ड है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। दिस आइडिया इज expressed in the Latin maxim ubi jus ibi remedium. It means that no way should go unredressed if it is capable of being remedied by courts. यानी यदि किसी व्यक्ति को कोई राइट मिला हुआ है तो उस राइट को प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि बिना रेमेडी के किसी राइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने राइट्स के उपयोग में इंटरवेंशन लाइक नहीं करता है। इसीलिए लॉ जो है ऐसे व्यक्ति को पनिश करने के लिए प्रावधान करता है जो दूसरे के राइट्स में इंटरवीन करता है। जिस प्रकार मेडिकल वर्ल्ड ने हर रोग के लिए रेमेडी खोज ली है, उपचार खोज लिया है, कोई ऐसा रोग बाकी नहीं रह गया है जो लाइलाज हो। उसी प्रकार से कोई ऐसा जो है रॉन्गफुल एक्ट नहीं है जिसे इक्विटी ने रिमेडी विहीन जो है, रिमेडी लेस जो है कर रखा हो, उसके लिए रिमेडी न हो। ये इक्विटी के इस मैक्सिम पर बेस्ड है जो प्राविजन करता है कि इक्विटी किसी टाट को विदाउट रेमेडी रहने नहीं देगा। इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। जैसा कि लॉर्ड होल्ट ने एसबी वर्सेस व्हाइट के केस में कहा था कि यदि प्लेंटिफ को कोई राइट है तो उसके उपभोग और बनाए रखने का साधन उपलब्ध होना भी जरूरी है, और यदि उसके प्रयोग का उपभोग करने में उसे क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उसे उपचार का भी अधिकार होना चाहिए। वस्तुतः विदाउट रेमेडी अधिकार की जो है कल्पना करना निरर्थक होगा, क्योंकि अधिकार का अभाव और उपचार का अभाव दोनों परस्पर जो है अभिन्न है। एम श्री रामुलु वर्सेस पी पिड्डैया AIR 2011 आंध्र प्रदेश के केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उबीजस रिमेडियम के इस जो है मैक्सिम को यहाँ लागू किया। इसमें जो है पिटिशनर ने 25,000 रुपये से कम मूल्य वाले मामले में द्वितीय अपील करने से रोक दिया गया था पिटिशनर को।
तो प्रथम अपील में जो डिसीजन हुआ था अनरीजनेबल माना गया, अनजस्ट माना गया। न्यायालय ने उसे जो है रिवीजन के योग्य माना और कहा ऐसा नहीं किया जा सकता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मैक्सिम ऑफ इक्विटी कहां है? एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में कॉमन लॉ के अंतर्गत कोर्ट द्वारा जो है दी गई क्षतिपूर्ति का अनुतोष या रिलीफ सदा जो है अनसफिशिएंट रहता था। तो ऐसे केसेस में इक्विटी कोर्ट ने इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी प्रदान की। डॉक्यूमेंट या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के केसेस में न्यायालय के सामने ऐसे बहुत से केसेस आते थे जिसमें डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स न होने के कारण मुकदमे की पार्टीज को सही जस्टिस नहीं मिल पाता था। डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसलिए नहीं होता था क्योंकि विधि के अधीन ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। तो इक्विटी कोर्ट ने ऐसी परिस्थितियों में डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर देते थे ताकि लोगों को सही जस्टिस मिल सके। ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज करने के केसेस में कॉमन लॉ ट्रस्टी को ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का ओनर मानती थी। वो ट्रस्ट को कोई रिकॉग्निशन नहीं देती थी। बेनिफिशियरी को उस स्थिति में कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं थी जब ट्रस्टी ट्रस्ट की गई प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट कर लेता था। इक्विटी ने ट्रस्ट को लीगलिटी प्रदान की। बेनिफिशियरी को ही ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का ओनर माना और ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट प्रॉपर्टी का मिसएप्रोप्रिएशन किए जाने की दशा में बेनिफिशियरी को रेमेडी प्रदान की। नेक्स्ट फोर्थ है मार्गेज रिडीम कराने के केसेस में। मार्गेज के केसेस में इक्विटी ने मार्गेजर को मार्गेज रिडीम करने का अधिकार अवेलेबल कराया। मार्गेज रिडीम करने का इक्विटेबल राइट इक्विटी का ही की देन है। रिसीवर अपॉइंट करने के केसेस में ऐसे केसेस जिनके बारे में रिसीवर अपॉइंट करने का कॉमन लॉ में कोई प्रावधान नहीं था, इक्विटी ने रिसीवर की अपॉइंटमेंट की रेमेडी अवेलेबल कराई। कुछ रिस्ट्रिक्शन है ये मैक्सिम कि इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग टू बी विदाउट अ रेमेडी। सामने किसी दोषपूर्ण कृत्य को बिना उपचार के नहीं रहने देगा। निरपवाद नहीं है, सभी केसेस में लागू नहीं होता। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। 3 जो है इसमें कि लिमिटेशन या एक्सेप्शंस कह सकते हैं। सरेंडर ऑफ इक्विटेबल राइट्स, पहला है सरेंडर ऑफ इक्विटेबल राइट्स, सामयिक अधिकार का परित्याग। जब मुकदमे की किसी पार्टी ने किसी एक्ट, ओमिशन या नेग्लिजेंस से अपने इक्विटेबल राइट्स का अबांडनमेंट कर दिया हो तो ऐसे मामलों में इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी शैल नॉट अप्लाई। सेकेंड है मॉरल राइट्स, नैतिक अधिकार के केसेस में।
इक्विटी का ये जो मैक्सिम है, इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग टू बी विदाउट रेमेडी, केवल ऐसे केसेस में अप्लाई होता है जिसमें लीगल और इक्विटेबल राइट का वायलेशन हुआ हो। ऐसे केसेस में ये अप्लाई नहीं होता जहां मॉरल राइट से संबंधित होता है मामला। कहने का मतलब यह है कि मॉरल राइट के अगेंस्ट कोई रेमेडी अवेलेबल इक्विटी में नहीं है। थर्ड है अधिकार और राइट्स एंड रेमेडीज का प्रावधान करने वाला लॉ। ऐसे केसेस जिनके बारे में लॉ में राइट्स एंड रेमेडीज दोनों ही का प्रावधान है, इक्विटी ऐसे केसेस में अप्लाई नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस में है जिनमें अप्लाई भी होगी। पहला, ऐसा कोई राइट जो लॉ एवं इक्विटी दोनों द्वारा मान्य हो, लॉ और इक्विटी दोनों द्वारा मान्य हो, वहां पर जो है ये मैक्सिम अप्लाई होगी। सेकेंड है ऐसा राइट जो बिल द्वारा मान्य है, लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन विधि के अंतर्गत, लॉ के अंतर्गत कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ऐसे केसेज में भी ये मैक्सिम अप्लाई होगी। थर्ड है ऐसा अधिकार जिसका वायलेशन करने पर बिल द्वारा अवेलेबल कराया गया ये रेमेडी अनरीजनेबल या अनसफिशिएंट है, ऐसे केसेज में अप्लाई होगा। भारतीय अधिनियमों में भी इस सूत्र इक्विटी विल नॉट सफर ए रॉन्ग टू बी विदाउट रेमेडी समाहित किया गया है। सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 151 में जो है कोड की इनहेरेंट पावर से रिलेटेड है। ऐसे केसेज में धारा 151 जो सीपीसी के प्रावधान करती है इनहेरेंट पावर की, कि जिसके माध्यम से न्यायालय जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस के आधार पर उन मामलों को डिसाइड कर सकते हैं जिनके लिए सीपीसी में कोई प्रावधान नहीं है। एंटोनी वर्सेस जोसेफ 210 का केस है, केरल के केसेस में हेल्ड किया गया कि सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 रूल सेक्शन 151 के अंतर्गत किसी विक्रय को सेटिसाइड करने के लिए इनहेरेंट पावर का कोई एक्सरसाइज किया जा सकता है। सेकंड केस है वी बनाजाक्षमी वर्सेस वी वेंकट सत्य बराह प्रसाद गंगाधर राव AIR 2010 आंध्र प्रदेश के केसेस में पति का पत्नी पर यह आरोप हो कि उससे उत्पन्न संतान किसी अन्य के साथ अवैध संबंधों का परिणाम है, वहां न्यायालय द्वारा अपनी इनहेरेंट पावर के अंतर्गत DNA टेस्ट का आदेश दिया जा सकता है। लॉ ऑफ स्टार्स जो है, लॉ ऑफ स्टार्स एक ऐसा लॉ है जो कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड विधि के अभाव में भारतीय न्यायालय आज भी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस के आधार पर अधिकतर केसेस में डिसीजन देते हैं, जिनके मामले में ऐसे मामलों में डिसीजन देते हैं कोई प्राविजन नहीं होता। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डिक्री, इंजंक्शन, जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो है प्राविजन जो किए गए हैं वो सब इसी इक्विटी विल नॉट सफर रॉन्ग टू बी विदाउट रेमेडी पर बेस्ड है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 82 में जो ट्रस्ट की रिकग्निशन है, उनके एग्जीक्यूशन से संबंधित प्राविजन है, वो भी इसी मैक्सिम पर बेस्ड है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटेबल एंड लीगल इंटरेस्ट, चार डिफरेंस हैं। जो पहला है संपदा का अविभावी होना, प्रिवेल करना, सुपरसीड करना। लीगल इंटरेस्ट में लीगल स्टेट
इक्विटेबल स्टेट पर अविभावी या प्रिवेल करती है, सुपरसीड करती है। लीगल इंटरेस्ट इक्विटी के इस मैगजीन जहां साम्य समान हो वहां बिल अविभावी होगी, वेयर देयर इज इक्विटी द लॉ शैल प्रिवेल, और जहां इक्विटी समान हो वहां समय की दृष्टि से पूर्व अविभावी होगा, वेयर द इक्विटीज आर इक्वल द फर्स्ट इन टाइम शैल प्रिवेल, जबकि सामयिक हित में सामयिक संपदा को ही पूर्वता प्रदान नहीं की गई है। सेकंड है पार्टीशन ऑफ इंटरेस्ट। विधिक हित में विधिक हितकारी किसी भी प्रकार का पार्टीशन नहीं करा सकता है जिसमें विभिन्न स्वामी उसका उत्तरोत्तर उपभोग नहीं कर सकते हैं, जबकि इक्विटेबल इंटरेस्ट में इक्विटेबल इंटरेस्ट का पार्टीशन हो सकता है। थर्ड है लियन। लीगल इंटरेस्ट में जो लीगल इंटरेस्ट लियन के सब्जेक्ट होते हैं, अधीन होते हैं, जबकि इक्विटेबल राइट लियन के अधीन नहीं होते। एंड लास्ट है चेंजेस, परिवर्तन। लीगल इंटरेस्ट किसी भावनात्मक परिवर्तन के अधीन नहीं होते हैं, जबकि इक्विटेबल इंटरेस्ट ऐसे परिवर्तन होते हैं और सामयिक हितों के परिवर्तन के पूर्व अचल संपत्ति की व्यक्तिगत संपदा को अचल संपत्ति मान लिया जाता है। लास्ट, स्त्रियों की संपत्ति धारण करने का अधिकार। सामान्य विधि में स्त्रियों का संपत्ति धारण करने का अधिकार अत्यंत लिमिटेड था, जबकि साम्य इक्विटी स्त्रियों को संपत्ति धारण करने की अनुमति देता था। कहने का मतलब है कॉमन लॉ में स्त्रियों को बहुत लिमिटेड राइट मिले थे, लेकिन इक्विटी में जो है बड़े डिटेल्ड राइट महिलाओं को मिले हुए थे। थैंक यू।